हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। जिस किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन पर क्लिक करके भी देखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the curve representing Ohm's law is A linear, B cosine function, C parabola, D hyperbola. Option A is the correct option. लीनियर, तो जैसा हम जानते हैं जो ओम्स लॉ मिलता है वो जो कर्व हमको मिलता है वो कैसे मिलता है। तो अगर हम इस यहाँ पर देखें, एक्स एक्सिस पे हम पोटेंशियल भी को लेते हैं, वोल्टेज को लेते हैं, और वाई एक्सिस पे करंट लेते हैं। जो कर्व मिलता है वो कैसा मिलता है, इस प्रकार मिलता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। मीन्स जो ओम्स लॉ होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हमारे पास एक लीनियर कर्व, जो हमारे कर्व मिलेगा वो कैसा होगा? लीनियर। क्वेश्चन नंबर 12, copper wire is used as connecting wire because A. Copper has high electrical resistivity, B. Copper has low electrical resistivity, C. Copper has low electrical conductivity, D. Copper has high value of elasticity. Option B is the correct option. Copper has लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो जैसा हम जानते हैं कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? वेरी लो होती है, तभी उसकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है। कॉपर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर जो सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है वो तो सिल्वर की होती है, और सेकंड नंबर पर क्या है? कॉपर है। इसलिए हम क्या करते हैं? कॉपर वायर को यूज करते हैं एज ए कनेक्टिंग वायर। सिल्वर का हम इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होता है। क्वेश्चन नंबर 13, if electric current is passed in a nerve, the man will A. start laughing, B. start beeping, C. be excited, D. be sensitive towards pain. Option C is the correct option. be excited, अगर किसी पर्सन के बॉडी में करंट फ्लो करा दिया जाए वो पर्सन क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, the heat sensitive device whose resistivity changes very rapidly with change of temperature is called A. resistor, B. superconductor, C. thermocouple, D. thermistor. Option D is the correct option. थर्मिस्टर। तो जो हीट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, यानी क्या होते हैं? जो हीट सेंसिटिव डिवाइस यानी सेंसर्स, जो सेंसर्स होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? वेरी रैपिडली चेंज होती है विथ चेंजिंग इन टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या वो थर्मिस्टर जो होते हैं वो एक प्रकार के सेंसर्स होते हैं। तो हम जैसा हम जानते हैं सेंसर का रोल क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है। तो सेंसर होता है कि जो भी फिजिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, ठीक है, इसमें जो भी चेंजिंग होती है स्मॉल चेंजिंग को भी क्या करता है? वो डिटेक्ट कर लेता है। वो क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है। अभी तो सेंसर है। सेंसर का मीनिंग ही क्या हुआ कि स्मॉल चेंजिंग, वेरी वेरी स्मॉल चेंजिंग को भी क्या करे? वो बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर ले। तो सेंसर का ही रोल होता है। सिमिलरली जो हमारे पास थर्मिस्टर्स होता है वो क्या है? वो हीट सेंसिटिव डिवाइस है, वो भी एक प्रकार का सेंसर है। वो करता क्या है? टेम्परेचर जब रैपिडली चेंज होती है, जब रैपिडली टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है? हम बहुत उसे इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, हम थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम थर्मिस्टर का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है? वो हीट सेंसिटिव डिवाइस यानी सेंसर है, और स्मॉल चेंजिंग को भी क्या करता है? उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसमें वेरी रैपिडली चेंजिंग होती है, और हम इससे बहुत ही ईजिली इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर आर डबल्ड simultaneously, then the A. resistance will be doubled and specific resistance will be halved, B. resistance will be halved and specific resistance will remain unchanged, C. resistance will be halved and the specific resistance will be doubled, D. resistance and specific resistance will both remain unchanged. Option B is the correct option. रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। अब ये कैसे होता है जरा हम इसे देखते हैं। जैसा हम जानते हैं फार्मूला क्या है,
तो फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। एल हमारे पास लेंथ ऑफ वायर है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, तो जैसा कहा गया लेंथ को हम डबल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ जो फार्मूला बनकर तैयार होगा वो क्या हो जाएगा? तो रो 2L अपान, यहाँ पर ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे? तो रेडियस भी जब डबल करेगा तो पाई तो रखेंगे। अब यहाँ 2R पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो जो हमारे पास ये फार्मूला बनकर तैयार होगा वो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना। अब यहाँ ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट होगा और अब क्या मिलने वाला है? अब हमको मिलेगा यहाँ पर क्या? रो एल अपान 2A मिल जाएगा। यानी हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा, जो R डैश अब मिलेगा वो R डैश क्या हो जाएगा? R डैश इज इक्वल टू R/2 हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होते हैं, ये जो हमारे पास रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये ऑलवेज क्या होता है? ये ऑलवेज फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल के लिए। यानी जैसे हम कहें कापर के लिए, तो कापर के लिए हमारे पास लेंथ कुछ भी हो, वो हम लेंथ को 1 मीटर लें या 2 मीटर लें, ठीक, और रेडियस कुछ भी हो, 1 सेंटीमीटर लें, 2 सेंटीमीटर लें, 5 सेंटीमीटर लें, 100 सेंटीमीटर लें, तो रजिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। रजिस्टिविटी ऑलवेज सेम होती है। वो उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो तो चेंज होगा, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं। हाँ, मेटल टू मेटल या मटेरियल टू मटेरियल जो होते हैं, हम जैसे कहें कापर का, तो कापर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और होगा, तो आयरन कुछ और होगा, एल्यूमिनियम कुछ और होगा, बट सेम मटेरियल की वो सेम ही रहेगा। ठीक, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ्ड, इट्स रेजिस्टेंस विल बी ए हाफ्ड, बी डबल्ड, सी अनचेंज्ड, डी क्वाड्रुप्लेड। तो जैसा हम क्वेश्चन नंबर अभी 15 में भी देखे हैं, वहाँ का सेम फार्मूला हमारे पास यहाँ भी लगेगा, रो एल अपान ए। अब क्या होगा? जैसा हम देख रहे हैं, अगर लेंथ को हाफ करेंगे तो L/2 होगा, और L/2 होते यानी रेजिस्टेंस जो R डैश मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा? R/2 मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज ए लेस, बी मोर, सी सेम, डी डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम, तो जैसा हम जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी मटेरियल का, यानी जो हमारे पास सेम मटेरियल के लिए, जैसे हम कहें इस कापर है तो कापर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, आयरन है तो आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास कहा गया है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए थिन वायर ऑफ कॉपर ही, तो क्या होगा? सेम ही होगा। यानी थिन वायर लें या थिक वायर लें, किसी प्रकार का वायर होगा तो उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो ऑलवेज सेम ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज ए कॉपर वायर, बी फिलामेंट बल्ब, सी कार्बन रजिस्टर, डी डायोड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायोड। तो जो डायोड्स होते हैं क्या हैं? ये नॉन ओमिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ओमिक होते हैं। जैसा हम जानते हैं जो ओम्स लॉ होता है, अगर वी आई कर्व ड्रा करें तो हमारे पास जो वोल्टेज मिलता है वो एक्सिस पे लेंगे और वाई पे हमारे पास करंट मिलेगा, तो जो ओम्स लॉ के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अगर ओम्स लॉ क्या है? ओमिक कंडक्टर्स के लिए होते हैं। अगर हम नॉन ओमिक होंगे तो कुछ इस प्रकार मिलने लगेंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास पी एन जंक्शन का मिलता है। ठीक, ये करो कुछ पी एन जंक्शन का है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा? वह नॉन ओमिक को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये ओम्स लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी दिया गया वो ऑप्शन क्या है? डायोड इज द नॉन ओमिक। डायोड के साथ जैसे हमारे पास, जैसे हमने कहा पी एन जंक्शन है, ठीक, ट्रायोड बाल्ब है, जेनर डायोड है, ठीक ना। तो जो भी हमारे पास डायोड है, ट्रांजिस्टर कहें, पी एन जंक्शन कहें, जेनर डायोड कहें, सब के सब क्या हैं? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ए ओम, बी ओम मीटर, सी एम्पियर सेकेंड, डी वोल्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओम। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जैसा हम फार्मूला ही जानते हैं, जो आर होता है रेजिस्टेंस, ये वी अपान आई होता है। ठीक, तो वी हमारे पास क्या होता है? उसका यूनिट वोल्ट होता है और करंट का एम्पियर होता है। ठीक, तो वोल्ट पर
एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को भी हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, जो कि यूनिट क्या है, वो हमारे पास एक यूनिट है रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 20, 4 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 5 ओम आर कनेक्टेड along the sides of a square. The equivalent resistance between two opposite corners of a square is A 25 ohm, B 20 ohm, C 10 ohm, D 5 ohm. Option D is the correct option. 5 ओम। तो इसे देखते हैं हम कैसे 5 ओम मिलेगा। तो जरा देखिए, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक। अब स्क्वायर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या हो, हम कंसीडर जैसा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हैं। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंसेज लगे हैं, जो कि क्या है, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कैसे हैं, तो रेजिस्टेंसेज जो हैं वो सभी कार्नर पर ये जो आर्म है वो 5 ओम के, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 मिलेगा, ठीक। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर हम क्या करें, अप्लाई कर दें। क्या कर दें, यहाँ पर अप्लाई करेंगे जब व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास भी एक रेजिस्टेंस होगा और व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, तो ये हमारे पास बैलेंस कंडीशन मिलेगा। तो ये और ये दोनों सीरीज में मिलेंगे और ये दोनों सीरीज मिलेंगे। तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और इसका 5 + 5 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों तो सीरीज में थे तो यहाँ पर 10 हो गए, ये दोनों सीरीज में थे 10 हो गए। बट अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, और जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो फिर क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर इन दोनों आर पर अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो फिर क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अब हमें यहाँ मिलेगा क्या, 1/10 + 1/10 = 2/10 = 1/5। देयरफॉर क्या मिलेगा, जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 5 ओम मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा, आगे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लिख के सॉल्व किया गया, ठीक ना। आगे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ईजिली हम समझ सकते हैं। वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। किसी भी जो हमारे पास ये नेटवर्क होते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंसेज होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, इन्हें सॉल्व करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हम बहुत ही ईजी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं।